नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है अपना एमपी का। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही खबर के साथ, जहां एक होटल में गुजरात से आए एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र की उम्र 18 साल थी। आशंका जताई जा रही है कि होटल की खिड़की से कूदकर उसने सुसाइड किया। फर्स्ट ईयर का छात्र तुषार माली गांधीनगर के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का छात्र था और स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने भोपाल आया था। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही है। देर रात वो होटल के कमरे में दोस्तों के साथ मौजूद था। जी, ये गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पर स्पोर्ट फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए थे। तो उनमें से एक लड़का जो है तुषार माली करके है, जो कि वहाँ का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और वो एक 405 करके रूम नंबर है, वहाँ से पीछे खिड़की से एक रेलिंग लगी हुई है नीचे, मतलब जाली, वहाँ से एक 2 फीट की जगह है जो पूरी नीचे पूरी तक खुलती है, वहाँ से नीचे गिरने से उसकी डेथ हुई है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा थाना इलाके में एक निजी होटल में 18 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो होटल के रूम नंबर 405 में रुका हुआ था। गुजरात की जो लॉ यूनिवर्सिटी है वहाँ का वो छात्र था और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए अपने छात्रों जो साथी थे उनके साथ यहाँ पहुंचा था। देर रात लगभग 12 से 1 बजे का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है कि जब वह अपने होटल में था उसी वक्त जो है बताया जा रहा है कि वार्डन ने दरवाजा खटखटाया। उसके बाद वो किसी बात को लेकर इतना घबराया गया कि आप देख सकते हैं कि होटल के जो पिछली खिड़की थी उससे जो डक्ट का इलाका है, 2 फुट का जो इलाका है जो वेंटिलेशन के लिए खाली था, और इसी से वह कूदा और उसके बाद उसकी मौत हो गई। रात को ही पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई। पुलिस देर रात में यहाँ पहुंची थी, डेड बॉडी को यहाँ से ले जाकर पोस्टमार्टम हाउस रखा और अब पुलिस जो है वो होटल पर पहुंची है और जो उसके साथी छात्र हैं उनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके। हालांकि किसी तरह का कोई सुसाइड नोट जो है वो बरामद नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस के एसीपी भी पहुंचे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों से आपस में पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ये डिसाइड हो पाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में इस छात्र की मौत हुई है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को विवेचना में लिया है कि आखिर इस छात्र की मौत कैसे हुई। अब जांच जब पूरी होगी उसी के बाद इस छात्र की मौत की गुत्थी सुलझ पाएगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लाइव भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। शैलेंद्र, बहुत दुखद है जो छात्र के साथ हुआ, लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छात्र घबरा गया था दरवाजा जब उससे खुलवाया गया। उसकी वजह का मालूम पड़ पाया है? कमरे से कोई संदिग्ध सामान मिला हो, उसकी मोबाइल फोन से ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अब से कुछ देर पहले मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो रूम नंबर 405 जिसमें छात्र ठहरा हुआ था उस रूम की तलाशी भी ली है। और अभी तक देखिए पुलिस ने इस बात का किसी तरफ से कोई ये बात सामने नहीं आई है कि कुछ ऐसी चीजें मिली हो जिससे कोई परिस्थिति जो है वो किसी तरीके से संदेहास्पद लगे। लेकिन बताया ये जा रहा है, जो कि खुद एसीपी का कहना है कि जो वार्डन है वो देर रात में सभी जो छात्र थे जो यहाँ पर स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे उनके रूम में खटखटाकर जरूर रात को देखने गए थे। तो उस दौरान का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। तो अभी पुलिस इस मामले को लेकर हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपस में छात्रों का किसी तरह का कोई विवाद हुआ हो और उसके बाद इसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया हो और जब पुलिस के या कहें वार्डन जब वहां पहुंचे हो और उसके बाद इसने घबराकर छुपने का प्रयास जो है पिछले हिस्से में किया। लेकिन पिछले हिस्से में केवल 2 फीट की जगह थी जहां पर एसी आदि लगाए जाते हैं, वो पूरा डक्ट का इलाका यानी वेंटिलेशन के लिए जो खाली छोड़ा जाता है उस इलाके की तरफ जो विंडो खुलती थी उसमें ये पीछे की तरफ गया और उसके बाद सीधे तौर पर ये नीचे गिरा। चूंकि 4थी मंजिल से नीचे गिरा था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रात को ही पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई थी। पुलिस रात में पहुंची थी और डेड बॉडी को वहां से रिकवर करके पीएम हाउस भेजा था। आज सुबह जब पुलिस पहुंची है तो उसके जो साथी हैं जो आसपास के रूम में रुके हुए थे उसके साथ उस सब से पूछताछ भी की है कि आखिर मौत के पीछे के कारण क्या रहे हैं। लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में किसी तरह का कोई ठीक है, आगे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे शैलेंद्र। फिलहाल धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर मुरैना से है, जहां प्रतिबंध होने के बावजूद भी हर्ष फायरिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सगाई समारोह में 1 दर्जन से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई है। बंदूकधारियों में फायरिंग को लेकर कंपटीशन चल रहा था। हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस जांच करेगी।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव मुरैना की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए किस तरह से खुलेआम सबके सामने ये हर्ष फायरिंग की जा रही है। हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं किसी समारोह में देखने को मिल जाती हैं। ये एक समारोह, सगाई का समारोह था। 1 दर्जन से ज्यादा यहां पर राउंड फायरिंग की गई है और एक तरफ सेरेमनी चल रही है, दूसरी तरफ यहां पर हवाई फायरिंग की गई और वहां आसपास जो लोग थे वो भी एक पल को घबरा भी गए थे कि आखिरकार क्या हुआ। तो बंदूकधारियों में यहां फायरिंग को लेकर कंपटीशन शुरू हो गया। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी अमित, बताएं कार्रवाई क्या कुछ की गई है अब तक, कब का ये मामला है? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम जौरा थाना क्षेत्र का है और बीते रोज का मामला है, लेकिन कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक सिर्फ यही कहा जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा कि वीडियो को दिखवाती हैं और वीडियो के आधार पर जो व्यक्ति फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि हर्ष फायरिंग के दौरान मुरैना जिले में पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं, कई लोग घायल भी हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हर्ष फायरिंग के मामले हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि हाई कोर्ट ने भी हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद भी मुरैना में देखा जाता है कि अक्सर कोई शादी समारोह हो या फिर अन्य कोई जो खुशी का अवसर हो उसमें हर्ष फायरिंग की घटनाएं देखने को मिलती है। अब फिर देखा गया है कि 2 व्यक्ति से 3 व्यक्ति दिख रहे हैं, वो एक दूसरे में कंपटीशन करते हैं और एक के बाद एक करके राउंड दागते जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है। वीडियो में साफ नजर आ रहे हैं जो व्यक्ति हैं वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। पुलिस सिर्फ इन वीडियो के आधार पर चिन्हित करने की बात कह रही है। बहुत धन्यवाद आपका अमित इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर इंदौर से है, जहां तस्करों ने ब्राउन शुगर बेचने की रील तक बना दी और सोशल मीडिया पर उसे वायरल तक कर दिया। रील देखकर आजाद नगर थाना पुलिस हरकत में आई और दोनों ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी तस्कर सुमित और विकास के कब्जे से 15 लाख रुपए की ब्राउन शुगर जब्त की गई है। में हूँ 10, 11, 12 देखो भाई नहीं, वो तो ऐसे ही है भाई। खुलाओ, कुछ दिक्कत है तो मैं हूँ 10, 11, 12। मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, बड़ी बात तो यह है कि इनकी स्टूपिडिटी थी कि रील बनाकर वायरल कर दी और पुलिस के संज्ञान में वो रील आ गई। अगर ये रील नहीं बनाते तो क्या पता पुलिस को पता ही नहीं चलता, यानी कि पुलिस का जो अपना तंत्र है वो तो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पुलिस का जो तंत्र है पूरी तरीके से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग बाकायदा एक रील बना रहे हैं और रील पोस्ट भी कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग्स बेचा जाता है। और बिल्कुल सही है, जिस तरीके से ये वीडियो है इसी तरीके से इंदौर में ड्रग्स बिकता है और ये सब कुछ होता है कॉलेज के आसपास, भंवरकुआं हो चाहे खजराना, बंगाली, चंदन नगर, खजराना, ये प्रमुख चौराहे हैं, ये प्रमुख इलाके जहाँ पर बड़ी आसानी से इस तरीके से ड्रग्स मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो उसमें ड्रग्स की कीमत क्यों बढ़ा के लिखती है। अब इसमें देखिए अगर 15 ग्राम है तो कीमत 15 लाख रुपए, अंतर्राष्ट्रीय कीमत डाल दी जाती 15 लाख रुपए और शायद इन्हीं सब कीमतों के वजह से जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचता है तो बहुत आसानी से जल्दी से जमानतें मिल जाती है, क्योंकि ये जो कीमत तय करी जाती है, जो तय कीमत लिखी जाती है, इस कीमत तो बाजार में बिकते ही नहीं है। एमडी ड्रग्स जैसा जो महंगे केमिकल ड्रग्स है ये 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए में ये 1 ग्राम मिल रहा है। अगर बाजार में ये कीमत है, लेकिन जब इन आरोपियों को पकड़ा जाता है तो वो हवाई लूटने के लिए, ये दिखाने के लिए कि ड्रग्स जो हमने पकड़ा है वो 15 लाख की है, 10 लाख की है और ये बड़ी कार्रवाई दिखाई जाती है, लेकिन बहुत छोटी सी कार्रवाई होती है जिसे बड़ा करके दिखाया जाता है, वो हवाई लूटी जाती है। और खैर इंदौर बहुत बड़े बड़े तस्कर है और इसी हवाई लूटने के चक्कर में जो इंदौर के युवा हैं, जो देश के युवा हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं, नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। मिथिलेश आप बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। वहीं मंडला में मां मंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। आत्मानंद गिरी को पाकिस्तान से फोन पर धमकी दी गई है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दी और कहा कि मेरी जान को खतरा है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान के मोबाइल नंबर से 1 बार 2 बार 3 बार कॉल आती है, बराबर धमकी दी जाती है कि महाराज बैकबोर्ड पर बोलना बंद कर दें,
राष्ट्र पर बोलना बंद कर दें, नहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर जाएंगे। 10 बजे के आसपास एक पाकिस्तानी नंबर +92 से स्टार्ट होने वाले नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया और उनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो चूंकि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं और जो प्रोसेस होती है इमरजेंसी डिस्क्लोजर की वो भी की जा रही है ताकि तत्काल उनको रिलीफ मिल सके। और प्रयास करेंगे किसके द्वारा कॉल किया गया और कहाँ से कॉल किया गया, उसके हिसाब से अगली कार्रवाई होगी। उज्जैन में कांग्रेस नेता गुड्डू की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नेता की पत्नी और बच्चों पर ही हत्या के आरोप लगे हैं। बता दें कि नेता का अपने ही परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज सुबह 5 बजे नेता की गोली मारकर हत्या की गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि सुबह गोली की आवाज सुनने के बाद जब बाहर आए तो कांग्रेस नेता की पत्नी को घर से बाहर जाते देखा गया था। वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस नेता के एक बेटे को भी गिरफ्त में लिया गया है, लेकिन एक बेटा अभी भी फरार है। पाँच बजे के लग टाइम का ऐसा कुछ फाइनल नहीं है। ये लगभग टाइम हो रहा था, एकदम जैसे धूम देना सा आवाज आई, तो मेरे को तो पहले ही डर था मामा का, तो मैं सीधे ऊपर भागा, सीधे कमरे के अंदर भागा। जैसे कमरे के अंदर देखा तो मेरी जो मुमानी गेट खोल रही थी, उन्होंने गेट खोला और बाहर निकली। अरे मैंने क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ गोली मार दी। अरे तो गोली कहाँ से मार दी, दरवाजा तो तुमने खोला है, गोली किसने मारी? अरे गोली मार दी। अरे दरवाजा तुमने खोला, गोली मारी। मैं अंदर गया तो वाकई में गोली मार दी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम को आज सुबह 5 बजे उन्हीं की पत्नी और उन्हीं के बेटे ने गोली मार दी है। ये आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं उनके घर के बाहर जो है परिवार वालों का मजमा लगा हुआ है और यहाँ पर जो है उनकी जैसे ही खबर लगी कि उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई है तो यहाँ भारी पुलिस बल भी लगा दिया गया है। तो अब जो है इस पूरे मामले में सनसनीखेज मामला बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी विवाद इसको बताया जा रहा है। और इसके पीछे जो है पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, जांच के बाद ही इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकेगा। टीकमगढ़ में एसडीएम ऑफिस में एक महिला अपनी गाय लेकर पहुंच गई और एसडीएम ऑफिस के बाहर बांध दी। महिला ने एसडीएम के बाबू पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ है और वो लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन एसडीएम के बाबू ने उनसे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो गाय लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंच गई। इस मामले में जब एसडीएम से पूछा गया तो एसडीएम ने इन आरोपों को निराधार बताया है। तो आप देख सकते हैं ये जो महिला है, खाने गए थे तो दरोगा कत्तू के स्टिक ले आओ जब तुम्हारा काम बंद कीजिए। इधर स्टिक के लिए आए तो पांडे बाबू और मैडम हमें स्टिक नहीं दे रहे। क्या कहती हैं लोग? कहती हैं कि 50,000 रुपया हो में तो स्टिक तुरंत मिलेगा और नंतर तुम्हें 15 दिन बाद मिलेगा। ये कौन कहता है? जा पांडे बाबू ने बोला है। कब बोला है? कल बोला है। तो इसके बाद आपने क्या किया? जो कछु मैं डेरा में गैसती हती सब भैंस हमारे पास है नहीं, बाबंदी गज्जा। वो स्थगन के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा रही है, जबकि स्थगन पूर्व से जारी है, इसलिए इसका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आरोप उसके पूरी तरह से निराधार है और तहसीलदार जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां कार डिवाइडर से टकराई, 3 की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। घायलों को जय आरोग्य अस्पताल में एडमिट कराया गया है। मंदिर से ये कार सवार दर्शन कर लौट रहे थे। झांसी रोड के विक्की फैक्ट्री इलाके का मामला है। इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का समर्थन किया है। गरबा महोत्सव में उन्होंने कहा कि 25 साल बाद हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरा है। उनकी माने तो देश की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सही कहा है कि बटोगे तो कटोगे। कि आने वाले 25 साल बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत खतरा है। जिस प्रकार देश की डेमोग्राफी बदल रही है,
और जिस प्रकार कुछ राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम सनातन धर्म के साथ चलें। योगी जी ने सही कहा है, बटोगे तो कटोगे, और हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नहीं बटेंगे। और इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, विचारें गंभीरता के साथ। मिथिलेश हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। मिथिलेश, कैलाश विजयवर्गीय ने भी यूपी के सीएम के संदेश को दोहरा दिया इस मंच से। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था, बटोगे तो कटोगे, और आज उसी बयान का समर्थन करते हुए कल देर रात एक सादगी करवा के कार्यक्रम में पहुंचे थे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जहां से उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बाद युवा पीढ़ियों के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत खतरा होने जा रहा है, आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जिस तरीके से कुछ लोग राजनीति तुष्टीकरण की कर रहे हैं, जो लोग अशांति फैलाना चाहते हैं, कट्टरपंथी, उनके सुर में सुर मिलाकर वो अपनी बात कह रहे हैं, यही खतरा है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और तुष्टीकरण की कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आने वाला जो वक्त है, उस वक्त के लिए सनातन धर्म के साथ जुटना होगा, हमें एकजुट होना होगा और एक साथ खड़े होना होगा। अगर बटेंगे तो कटेंगे, इस प्रकार का बयान उनका सामने आया। उसको लेकर अब कई तरीके के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और इस पर खुलकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 3 दिन पहले भी एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन का झंडा हमारे देश में क्यों फहराया जाता है, ये सोचने वाली बात है। हमास और इजराइल को लेकर देश में प्रदर्शन होता है, ये क्यों होता है, किसके इशारों पर होता है, और ये सोचने वाली बात है। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए।